नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। सभी मित्रों को रिपब्लिक डे के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आई होप ये जो आपका रिपब्लिक डे है आपके आने वाले जो समय को और ही उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सभी के लिए माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना करते हैं कि जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं वो सफल अवश्य होंगे, क्योंकि आप लोग अपने मेहनत पर सफल होंगे। क्योंकि मेहनत करते हैं तो मेहनत हमेशा सफलता की ओर हमें अग्रसर करती है, सफलता की ओर ले जाती है। बात करेंगे बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास की बात करेंगे। ये साथियों 51 नंबर क्लास है और इस क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और इसके पिछले क्लासेज का आई बटन पे लिंक आपको दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट पर, तो सारी क्लासेज आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे बाल विकास के 2500 MCQs का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जो हम 1500 लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास की बात करेंगे, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। जो भी 30 में से आप लोगों को फीडबैक हो, आप लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास को। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। प्रथम प्रश्न है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? क्योंकि आप अध्यापक अध्यापिका हैं, तो आप ये बताइए, आप विद्यार्थियों को जो विद्यालय में कैसे अभिप्रेरित करने के लिए उचित होगा? चुनिए अध्ययन के द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन के द्वारा, गहन अध्ययन के द्वारा, या सस्वर अधिगम की बात कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना जो है उचित होगा, वह हो जाएगा सस्वर अधिगम द्वारा। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? सभी कमेंट करेंगे। तो अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वह किस तरह की मदद करता है साथियों? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, या चुप्पी साधे रहने के लिए, या साथियों शिक्षकों को निर्देशन देने में, या बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में। देखिए, रटना सभी को पता है, पेडागोजी शिक्षा शास्त्र में बार बार आपको बता देता हूँ, रटना शब्द नेगेटिव माना जाता है। तो अनुशासन की बात कर रहे हैं। अनुशासन में जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो, तो यह किस तरह का मदद कर सकता है? तो यह बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए मदद कर सकता है। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया प्रश्न है कि पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या होता है? पूर्व ज्ञान होता है, व्याख्यान होता है, श्यामपट्ट लेखन होता है, ये साथियों गृहकार होता है। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना। सभी दोस्तों का, सभी प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। साथियों तीसरा प्रश्न का फीडबैक आ चुका है कि पाठ प्रस्तावना कौशल का जो मुख्य संघटक है वह साथियों पूर्व ज्ञान होता है। किसकी बात कर रहे हैं? हम पूर्व ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो सभी प्यारे मित्र नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया गया कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? मूल्यांकन शिक्षण है, वास्तविक शिक्षण है, अवश्रेणीयन शिक्षण है, या प्रभावशाली शिक्षण है? तो आपने शायद पढ़ा होगा, सूक्ष्म शिक्षण की बात कर रहे हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? सभी कमेंट करेंगे। वह होता है साथियों अवश्रेणीयन शिक्षण की बात करेंगे। अर्थात अगर इसको समझें, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण में उपयोग की जाने वाली एक तकनीकी है जो विशिष्ट शिक्षण व्यवहार प्राप्त होने तक अभ्यास, प्रतिक्रिया, पुनरावृत्ति के माध्यम से विशिष्ट कक्षा दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करती है। पांचवा प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं दिया गया? देखिए किसकी बात करें? प्रश्न कौशल। तो प्रश्न कौशल हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है कि प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, यह प्रश्न कौशल कहला जाएगा। और प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, ये भी सही बात है। सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, ये भी सही बात है। लेकिन हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, ये जो प्रश्न कौशल का या उचित हमारा कथन नहीं होगा। हाँ अथवा ना वाले, यानी कह सकते हैं विकल्प वाले।
हाँ और ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना ये क्या है, प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का प्रशिक्षण किया जाता है। ऐसा कौशल बताना है जिसमें पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता हो। सॉरी, क्या कहना है, ऐसा कौशल का बताइए जिसमें पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल या प्रदर्शन कौशल की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कौशल जो पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है वह हमारा प्रस्तावना कौशल की बात करेंगे, क्योंकि सभी को पता होगा इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, उपसंहार, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है किस पर बात करेंगे, प्रस्तावना कौशल की बात करेंगे। अगला प्रश्न जो कि वीवीआईपी प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। 33 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट या 30 मिनट लगता है। सभी जानते समझते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ इसका जो कन्फर्म मान है वह 36 मिनट। कितना है, 36 मिनट है, लेकिन कभी कभी 33 मिनट दिया रहता है तो 33 में सही करना है। अगर 36 दिया रहे तो 36 ऑप्शन करना है, अगर 36 नहीं दिया रहता तो फिर आपका 33 मिनट पर सही करना है। ये सत्र क्या होता है, छात्र को छात्रों के साथ अभ्यास करने के लिए एक कृत्रिम वातावरण में अपनी शिक्षण तकनीकों का अभ्यास ठीक करने की अनुमति देते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट समय लगता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई शिक्षार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। क्योंकि आप एक अध्यापक अध्यापिका हैं, शिक्षक बंधु है, आप अक्सर देखते होंगे पूछते हैं, कोई बच्चे से खड़े कर देंगे, पूछेंगे कि चलिए सभी बच्चों से प्रश्न पूछिए। तो जो कोई विद्यार्थी मान लीजिए कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है या गलत प्रश्न कर रहा है, तो आप एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में क्या करेंगे, विद्यार्थी को डांटेंगे या अन्य विद्यार्थियों की मदद से प्रश्न को सही करेंगे, उदाहरण देकर गलती बताएंगे या गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव समझाएंगे। तो सभी लोग जानते हैं अगर गलत प्रश्न पूछा जा रहा है तो अन्य विद्यार्थियों की मदद से जो है प्रश्न को सही करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आपको क्या करना है, विद्यार्थियों में, बालक बालिकाओं में अभिप्रेरणा को विकसित करना है। तो आप जो है क्या करेंगे, सभी लोग यहाँ पे बताइए। यहाँ पे दिया गया है गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्रपाप लक्ष्य रखना या नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना या उनके आकांक्षा स्तर को घटाना। सभी जानते समझते हैं, आप लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा को विकसित करना है तो एक शिक्षक के रूप में नई तकनीक और नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इस टाइप के 1-2 प्रश्न थोड़ा लॉन्ग टाइप में भी पूछे जाते हैं कि शिक्षक के व्याख्यान की गति विद्यार्थी के कार्य के ज्ञान को बाधित कर सकती है। यदि वह अत्यधिक तेज या अत्यधिक धीमी है, इससे बचने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए सभी लोग जानते हैं जो व्याख्या करने की शिक्षा की प्रवक्ता है, बोलने की जो गति है वह विद्यार्थी के कार्य के ज्ञान को प्रभावित कर सकती है। मान लीजिए तेज है तो जो बच्चे कम लिख पाते हैं धीमे से, उनके लिए नुकसान होगा, और जो अगर धीमा लिख रहे हैं तो बच्चे क्या बोरिंग होने लगते हैं। तो ये क्या चीज़ें जो होती हैं, इससे बचने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए ये बताना है। नहीं मतलब नेगेटिव वाला ऑप्शन हमें चूज करना है। तो गति की भिन्नता के द्वारा शिक्षार्थी का ध्यान बनाए रखना, ये तो सही है। नई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए तेज गति व्याख्यान के प्रयोग, तो तेज गति व्याख्यान प्रयोग करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह तो प्रश्न नहीं है, तो ये हमारा नहीं करेंगे। तो एक शिक्षक रूप में क्या नहीं करेंगे, बी ऑप्शन को नहीं करेंगे कि तेज गति से व्याख्यान का प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे। और अगला है, जब शिक्षक की गति अधिक हो तो अक्सर पुनः वाक्य, ये बोलना सूचना के बड़े भागों में बीच आराम, ये बिल्कुल सही कर सकते हैं कि बोलने सूचनाओं में बड़े भागों में आप बीच में विराम देख सकते हैं। और शिक्षक की गति हो तो अक्सर पुनः वाक्य फिर बोल देना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपको शिक्षक के रूप में नहीं करना है। और अक्सर भी होता है आप लोगों से, इसलिए हम फीडबैक करके पूछना चाहते हैं कि अगर हम भी अगर स्पीच तेज़ हो रही तो भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। धीमी हो रहा है, धीमी तो ऐसे हम पढ़ाते ही नहीं है, फिर भी आप लोग कमेंट करें, अपना फीडबैक करें, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है, फीडबैक शर्मान है।
साथियों, शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है, तो आप जो है प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे तथा दूसरा प्रकरण शुरू कर देंगे। छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई है और उसे ठीक कर देंगे। छात्रों का उससे ध्यान हटा देंगे या छात्रों को डांट पिलाएंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं, हमसे भी अक्सर हो जाता है क्लास में कोई क्वेश्चन का आंसर जो है गलत हो जाता है, तो आप लोगों के माध्यम से फीडबैक आता है। लेकिन वो बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे आप लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चे उनका नहीं उतना पता है, तो फीडबैक नहीं दे पाते हैं। तो शिक्षण करते समय जो है आपको लगे कि कुछ आपने गलत पढ़ा दिया है, जो सही नहीं है वो आपने पढ़ा दिया है, तो छात्रों से कहें कि जो गलती हुई है उसे ठीक कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है, गलती को स्वीकार करना। और हम भी कहते हैं गलतियां सबसे होती हैं दोस्तों, स्वीकार करना बहुत ही ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, अनुपम संगीत में निष्णात है परंतु गणित में अच्छा नहीं कर पाता है, तो गणित के अध्यापक के रूप में आप अनुपम को क्या करें? आप मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती, आप एक गणित के अध्यापक बनते हैं, तो एक अनुपम संगीत में निष्णात है लेकिन गणित में अच्छा नहीं कर पाता है, तो एक गणित के अध्यापक के रूप में आप अनुपम को क्या कहेंगे? उससे कहेंगे कि संगीत का कोई भविष्य नहीं है, उससे संगीत छोड़कर गणित की पढ़ाई करने को कहेंगे, या उसके अभिभावकों को बुलाकर बात करेंगे, या उससे कहेंगे कि वह गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और उसे गणितीय अवधारणाएं समझाएंगे। बिल्कुल सही बात है, एक आप गणित के अध्यापक हैं तो आप बच्चों को एक पॉजिटिव बताना चाहिए कि गणित में भी बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, केवल गणितीय अवधारणाएं धीरे धीरे समझो, और हम क्या शिक्षक रूप में बच्चों को समझाएंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को जो है बीच में विराम लेना चाहिए, लगातार बोलते रहना चाहिए, बीच में प्रश्न पूछना चाहिए, या अपनी भाव भंगिमा बदलनी चाहिए? तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक लंबे व्याख्यान, मतलब लंबा हम देते हैं, मान लीजिए 1 घंटे 2 घंटे का, या बच्चों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लंबा अगर 5 मिनट भी कर देंगे तो बच्चों के अकॉर्डिंग लंबा हो जाता है। तो एक लंबे व्याख्यान दे तो ये अध्यापक को क्या करना चाहिए? बीच बीच में या बीच में विराम लेना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, स्क्रीन पर दिया गया है। मान लीजिए साथियों, आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया है, तो आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे? छोटी सी शारीरिक क्रिया करवाना, या थोड़ी देर के लिए कक्षा को निलंबित कर देना, या बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना, या कक्षा को खेल के लिए भेजना? तो आप सभी लोग जानते हैं कि अक्सर यह हो जाता है कि बच्चे जो हैं पढ़ने से ध्यान उनका हट जाता है। तो अगर आपको उनका ध्यान पुनः केंद्रित करना है तो बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना कि सभी बच्चे ध्यान लगाकर देखेंगे, सुनेंगे। बीच बीच में ऐसा बोलते भी हैं और आदत भी बन जाती है जब पढ़ाते हैं बोर्ड पर कि बच्चों ध्यान दीजिए, बच्चों ऐसा कीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। मतलब ये बीच में हम बोलते रहते हैं, एक आदत सी भी बन जाती है, और जो बच्चे जो है छात्र से उनका ध्यान हट जाता है तो उनका ध्यान फिर से केंद्रित हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, जो हम अक्सर करते हैं वही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ के आपस में बात करते होते हैं? ये अक्सर होता देखते होंगे कक्षा में, जो पीछे विद्यार्थी बच्चे बैठे होते हैं आपस में बातचीत करने के लिए बैठे होते हैं, अंत में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर कर रहे हैं तो एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों किस प्रकार निपटेंगे? उनकी उपेक्षा करेंगे, या उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे, अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे, या उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, या उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन सही होना चाहिए। उनसे पूछिए कि आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, आपस में बातचीत क्यों कर रहे हैं। हो सकता है उसी सब्जेक्ट पर बातचीत कर रहे हों, ऐसा होता नहीं है, बट एक ऑप्शन के तौर पर देख सकते हैं। बट यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था, उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था, या किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे या सही उत्तर बताएंगे। तो सभी लोग जानते हैं, पहली बात तो यह है, अगर मान लीजिए आप विद्यार्थी से कोई प्रश्न पूछते हैं
तो विद्यार्थी से नहीं बनता है। तो आप यही करते हो, किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहते हैं कि भाई कोई दूसरे बन रहा है जिससे, या दूसरे को खड़ा करने के लिए बोलेंगे, उससे उत्तर पूछेंगे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद जब दूसरा बच्चा भी नहीं बताएगा, फिर आप क्या है, आपको उत्तर बताना है, लेकिन पहले बच्चों से ही पूछना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि क्या होगी? तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, उद्देश्य की सूचना, विषय वस्तु की मौखिक रूप से बताना, या श्याम पट पर विषय वस्तु लिखना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए जो आवश्यक प्रथम गतिविधि होगी कि श्याम पट पर विषय वस्तु लिखना। जो आपका पढ़ाना है, आज जाते हैं जैसे प्रथम में जो आपका सब्जेक्ट हो, जो विषय हो, पहले आप विषय वस्तु लिखते हैं, तो ये चीज़ें हमें पढ़ाना है। तो जो सर्वप्रथम कार्य होता है वह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, ये पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पुनर्वलन का उदाहरण है? नहीं लता उत्तर 45 नहीं है। कमला उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती हो। अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। सुनील तुमने सही कहा। तो पुनर्वलन मतलब क्या होता है? सुनील तुमने सही कहा, ये क्या हो जाएगा? पुनर्वलन का उदाहरण हो जाएगा। पुनर्वलन, तो सुनिए तुमने सही कहा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए साथियों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 19वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। विद्यार्थियों के अवधान को उसके कार्य से संबंधित व्यवहार केंद्रित करता है। विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उसके समूह के अन्य साथियों को संदर्भ वर्णित करता है। यह विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा निष्पादन के महत्व को सूचना देता है। या कह सकते हैं जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित कर पाते हैं तो उन्हें सकारात्मक व्यवहार समर्थन प्रदान करता है। तो साथियों यहाँ पे जो सही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए जो कार्य करेगा, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना जो होता है, अक्सर देखते होंगे जब छात्र कोई अच्छा प्रश्न को उत्तर देता है तो आप लोग कहते हैं छात्रों ठीक है, शाबाश बेटे, बहुत अच्छा बेटे, ऐसा कहते हैं। तो ये जो कहना होता है ये शाब्दिक पुनर्वलन है, अशाब्दिक पुनर्वलन है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन है या नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन है। देखिए ठीक, शाबाश, अच्छा कहना ये तो पुनर्वलन है, लेकिन कैसा पुनर्वलन है? शाब्दिक पुनर्वलन है। लेकिन शाब्दिक पुनर्वलन में कैसा आ जाएगा? भाई किसी को हम कहेंगे अच्छा है, बहुत अच्छा है, गुड, बेटर, बेस्ट कहेंगे तो वह सकारात्मक पर ही आएगा। तो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन हो जाएगा, अर्थात पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, या अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, या आराम करना चाहिए? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियाँ जो है उत्पन्न करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक बंधुओं, प्यारे प्यारे मित्रों, सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना ले या ना लेते हुए प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण विधि बदल देना चाहिए, या हस्त शब्द सामग्री के प्रयोग से, दृश्य होगा यहाँ पे, हस्त नहीं होगा, दृश्य शब्द सामग्री प्रयोग में लगाकर पाठकों की रुचि बनाएं, या कक्षा से चले जाएं, या कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। तो विद्यार्थी में पाठ में रुचि ना लेते हुए अगर प्रतीत हो रहा हो, ऐसा होता है कि काफ़ी सारे अगर कोई पाठ हो, मान लीजिए किसी दिन है विद्यार्थियों का मन नहीं है पढ़ने का, तो रुचि नहीं लेते हैं, तो शिक्षक क्या करेंगे? शिक्षण विधि आपको बदल देना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज़ आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? अक्सर होता है, सबके साथ होता है, सभी शिक्षक बंधुओं, सभी टीचर्स के साथ होता है कि ऐसा बच्चा जो रोज़ आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछ रहा है
तो आपको प्रधानाचार्य से शिकायत करना है, उसे डांटना है, उससे बातचीत करेंगे या उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो एक सबसे अच्छा कार्य होगा CDP के अकॉर्डिंग, बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अकॉर्डिंग जो होता है उससे बातचीत करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा जो है अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व होगा। कुशल मुख्य अध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक, पुरस्कार और दंड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो साथियों अच्छे अनुशासन की अगर बात करें, मुख्य तत्व जो होता है कुशल मुख्य अध्यापक भी जरूरी है, स्कूल का स्वस्थ वातावरण भी है, आदर्श अध्यापक भी जरूरी है, पुरस्कार और दंड भी है। तो ये उपरोक्त सभी जो है हमारे, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना सभी बच्चों को। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा कि सारे अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व कहे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवार्ड कैसा होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं? अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव की बात कर रहे हैं। इस पर जो रिवार्ड होना चाहिए, उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद, उत्तर प्राप्त होने के ठीक पहले, उत्तर देने के साथ साथ उसी क्षण या उत्तर देने के बाद पर्याप्त विलंब के पश्चात की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु, मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं की बात कर रहे हैं। तो अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए जो दिया गया रिवार्ड होना चाहिए वह उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद ही होना चाहिए। ये पॉजिटिव माना जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 5-6 प्रश्न इसको भी कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी को जो करना चाहते हैं करने दें, विद्यार्थियों से कड़ाई से व्यवहार करें या विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे दें। तो क्या करेंगे यहाँ पे, विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे देना चाहिए। अगर मान लीजिए कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखना है तो शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थी को कुछ समस्या हल करने के लिए दें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं उच्च स्वर में बोलकर, श्यामपट्ट पर लिखकर, चित्र बनाकर या उद्दीपन परिवर्तन करके। तो कक्षा में आपको अवधान केंद्रित करना है। तो कक्षा में आप अवधान केंद्रित कर सकते हैं एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में, उद्दीपन परिवर्तन के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ को जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। तो वह क्या कर रही है? अर्थात एक शिक्षिका है जो पाठ को पूर्व पठित पाठ को, यानी जो पहले पढ़ा हुआ पाठ है उस पाठ को जो है जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। तो ऐसा करना जो है वह शिक्षिका क्या कर रही है? यह शिक्षिका क्या कर रही है? वह बच्चों की पाठ समझने की वरीली विकसित करने की सहायता कर रही, बच्चों को संपूर्ण पाठ पुस्तक को पूर्ण रूप से ना पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रहे हैं। यह कह सकते हैं वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ पुस्तक के महत्व को पुनर्बलित कर रहे हैं या विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने की प्रोजित कर रहे हैं। तो जो पूर्व पठित पाठ में जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही हैं तो वे साथियों बच्चों की पाठ समझने की वरीति विकसित करने में वह सहायता कर रहे हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 प्रश्न इनको भी कंप्लीट करते हैं। कक्षा में ध्यान ना देने वाले से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? जी हाँ, कक्षा में जो ध्यान ना देने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, उनसे व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? कि ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चों को खड़े करने की अनुमति देना, या बच्चों को ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना, या हम कह सकते हैं कि बच्चे को महसूस करने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना, या बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो। जी हाँ, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं? बच्चे या कक्षा में ध्यान ना देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए सर्वाधिक जो उपाय लाभकारी हो सकता है कि बच्चों को उस जगह बैठाएं जहां सबसे कम ध्यान भंग हो। अब बात करेंगे आपके 30वें प्रश्न की कि एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। यह शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इससे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए। या जब विद्यार्थी को संप्रेषित
जब विद्यार्थी को जो है विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे कि जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने विचार से संप्रेषित कर रहे हैं। तो बच्चों को बोलने दीजिए, ठीक है, ये बेहतर होगा, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, एक शिक्षक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अन्य ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना, ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए, शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, या शिक्षार्थियों की कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन को देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और आइए आज देख लेते हैं आज का मॉक क्वेश्चन क्या है कि प्रिया द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्कालीन नहीं दे सकता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा जो है प्रिया को चुप करा देना चाहिए, या कोई भी शिवानी, बालिका, कुछ भी नाम हो सकता है XYZ, या शिक्षक द्वारा प्रिया को ध्यान बटा देना चाहिए, या शिक्षक द्वारा कहना कि मैं नहीं जानता हूँ, या शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझा कर देना। ठीक, मान लीजिए कोई भी प्रश्न आपसे बालक बालिका करता है तो आप तत्कालीन उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया जो है इन 4 ऑप्शनों में से क्या होगी आपको कमेंट करके बताना है। और इस क्लास में 30 में से आपका जो भी फीडबैक हो कमेंट करके जरूर आइए, क्योंकि प्रत्येक क्लास का, प्रत्येक सेशन का प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी फीडबैक हो, स्कोर हो, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है, फीडबैक सम्मान है। और मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर, नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट मॉडल पेपर पर। मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।